हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आओ भाई, सूरज कुमार आ चुके हैं, केशव वर्मा आ चुके हैं, आरती आ चुकी है, राधे राधे बेटा। ऋतिक कुमार आ चुके हैं, विशाखा विशाखा यस गुप्ता, राजकमल, केशव यादव आ चुके हैं, संजीत कुमार आ चुके हैं। एक मिनट मैं रिफ्रेश करूं थोड़े से कमेंट्स। चलो एक मिनट। हाँ, अब सब क्या आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम सेल के ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे, कोशिकांग पढ़ रहे थे। हमने डीएनए खत्म करा, हमने क्रोमोसोम्स खत्म करे, हमने जीन खत्म करे, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल की क्लास में, याद है? सबसे पहले कोशिका के अंदर यही बनता है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो यहाँ पे हमने कल लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एनर्जी बनती भी है और यहाँ पे स्टोर भी होती है। यहाँ पे ऊर्जा बनती भी है और ऊर्जा संग्रहित भी होती है। अब बच्चों कैसे बनती है वो सुनो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है तो वो समझना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है सेल के अंदर जिस जगह पे क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। बच्चों ये स्टार करके लिखना, ये बहुत बार आता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर वो हिस्सा है जहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन होता है। अब बच्चों सबसे पहले एक बात याद रखना, सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर हो, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है वो सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है, आप बोलोगे मैम ये ग्लूकोज कहां से आया है? ये ग्लूकोज हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना अल्टीमेटली जाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र होता है, वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ये ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस कहां से आई है? हम बाहर से सांस लेते हैं, सांस में हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर में आपने सुना है 21% ऑक्सीजन होती है। तो यही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है, फेफड़ों में खून होता है, खून से घुल के हमारे शरीर की हर एक कोशिका के पास पहुंचती है। और जैसे ही कोशिका के पास पहुंचती है तो ये ऑक्सीजन आता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस से होता है? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस से होता है। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है और जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। और बच्चों हमारी सेल्स में जो एनर्जी बनती है ना, इसे कहा जाता है एटीपी। हमारी सेल्स में बनने वाली एनर्जी को नाम दिया जाता है एटीपी का, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। सेम नाम हिंदी में है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी क्या है बच्चों? ये एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा बन गई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। एटीपी क्या होता है बच्चों? जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी सेल्स के पास एनर्जी होती है ना, उसको नाम हम क्या देते हैं? उसको हम एटीपी का नाम देते हैं। तो आप सोचिए जरा, हमारी सेल्स के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या आ गई? एनर्जी बन गई। अब ये एनर्जी जब ज्यादा बन जाती है तो यही एनर्जी, देखो बच्चों, यही ऊर्जा क्या हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? स्टोर भी हो जाती है, यहीं पर भी स्टोर हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों जिसके पास एनर्जी है उसके पास पावर है ना। आप शक्तिशाली कब बनेंगे? जब आपकी सेल्स के पास अच्छी मात्रा में एनर्जी रहेगी तभी। तो आपको एग्जाम में याद करना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी होती है, यहां एनर्जी बनती भी है और बन के स्टोर भी होती है, उसका भंडारण भी होता है एनर्जी का। तो इन फ्यूचर जो भी आपकी सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो किससे मांग लेती हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मांग लेते हैं, है ना।
अब जरा मेरी नेक्स्ट पॉइंट सुनो बच्चा, ये ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, और जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है उसे क्या, कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं, एग्जाम में आता है तो उसे बच्चा आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो। क्या कहते हो आप उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो। हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीश्वसन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्या पूछ ले कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है या अनएरोबिक होता है, वो ऑक्सीश्वसन होता है या वो अनऑक्सीश्वसन होता है, तो आपको क्या बनना है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, ठीक है, वो ऑक्सीश्वसन होता है। अब मैम एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हमारी सेल्स की उस साइट का नाम बताओ जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कोशिकीय श्वसन होता है, हमारी सेल्स के कौन से हिस्से के पास एनर्जी बनती है, तो आपके ये सारे आंसर होंगे। अब नोट डाल के 2 पॉइंट और लिख लो जो अक्सर एग्जाम में घूमते रहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आता है कि हमारी सेल का सेल्यूलर फ्यूल किसको कहा जाता है। सेल्यूलर फ्यूल को हिंदी में कहते हैं कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। बच्चों आपके गाड़ी में फ्यूल होता है, ईंधन होता है, क्या क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, सीएनजी वगैरह, वो फ्यूल है और उसी फ्यूल से आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, ऐसे हमारी सेल्स के पास कौन सा फ्यूल है कि वो फ्यूल हमें एनर्जी देता है, तो बच्चा वो होता है ग्लूकोज। तो एग्जामिनर पूछता है ह्यूमन बॉडी का सेलुलर फ्यूल किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। ये ईंधन है, ये ईंधन जब टूटता है, जलता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। अगला आपसे पूछ ले ह्यूमन बॉडी का एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है। एनर्जी करेंसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय मुद्रा, एनर्जी करेंसी, या आपको बोलेगा ऊर्जा मुद्रा या कोशिकीय मुद्रा, कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो आपको लिखना है ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। जैसे हमारी मुद्रा क्या है बेटा, रुपीज है हमारी करेंसी। तो हम कुछ भी चीज खरीदना चाहते हैं तो बेटा हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, रुपीज खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे बॉडी के अंदर हमें कोई काम करना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और एनर्जी किस रूप में खर्च करते हैं हम एटीपी के रूप में खर्च करते हैं। तो अक्सर जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वहां पे 2 क्वेश्चन मिलते हैं। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज होता है और हमारी कोशिकाओं के पास जो ऊर्जा किस मुद्रा के रूप में होती है, किस करेंसी के रूप में होती है, तो आपको वो बताना है एटीपी के रूप में होती है। इसका मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना, मैं अपना क्या खर्च कर रही हूं, एटीपी खर्च कर रही हूं बच्चा, अपनी एनर्जी खर्च कर रही हूं आपके पीछे। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम। अब आप मेरे से पूछो कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो मैंने कहा था इसमें 4-5 साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में जब आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको लिखवा रही हूं, सुनो। सबसे पहला लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज प्लांट सेल में किसने की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट सेल में भी होता है भाई, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा मत सोचना कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में सब में होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज प्लांट सेल में किसने की, तो मेव्स नाम के साइंटिस्ट ने, मेव्स नाम के वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का आइसोलेशन किसने किया था। आइसोलेशन शब्द का मतलब होता है पृथक्करण, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल के दिखाया किसने था। तब आप करोगे बेटा आंसर बेंसले प्लस होर। ये 2 साइंटिस्ट हैं, बेंसले प्लस होर, ये 2 वैज्ञानिक मिले एक साथ और मिलकर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल के दिखाया सेल से। किसकी सेल से आप बताओगे, लीवर सेल से। हमारे बॉडी में जो हमारा यकृत होता है ना बेटा, तो यकृत के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से सबसे पहले बाहर निकाल के आइसोलेट करके, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, निकालना, ठीक है। उसके बाद आप अगला पॉइंट लिखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी डिस्कवरी के लिए कौन से साइंटिस्ट याद रखने हैं आपको, इसकी प्रॉपर खोज के लिए आपको कौन सा 2 वैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं, ऑल्टमन एंड फ्लेमिंग। ऑल्टमन प्लस फ्लेमिंग, ये 2 साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तब आप क्या करोगे बेटा, तब आप करोगे ऑल्टमन प्लस आपको बताना है फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। ऑल्टमन और फ्लेमिंग ने सबसे पहले
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ऐसे याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, फर्स्ट टाइम पर ऑब्जर्व किसने किया था, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय। ऑब्जर्व्ड बाय का मतलब होता है देखना, देखा किसने था सेल के अंदर, तो वो साइंटिस्ट थे कोलिकर। कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा, कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने इसको देखा था। किसमें देखा था, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े होते हैं, कीट इंसेक्ट्स की सेल्स में देखा था सबसे पहले, इंसेक्ट सेल में देखा था, लिख सकते हो आप, कीटों की कोशिकाओं में इसको सबसे पहले देखा था। अब मैम हम कैसे याद करें, बेटा आपको सिंपल से याद करना है, कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तब आपको लिखना है ऑल्टमन प्लस फ्लेमिंग ने। किसने खोज की थी, ऑल्टमन प्लस फ्लेमिंग ने। अब आया बेटा कि इसका नाम कौन रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के लिए अपना अपना योगदान दिया था। अब इसका नाम किसने रखा, तो बेटा इसके नाम रखने के पीछे हुई थी लड़ाई। ये जो ऑल्टमन है ना, ऑल्टमन ये वाले, इन्होंने कहा कि इसका नाम रख दो बायोप्लास्ट। इसका क्या नाम रख दो, बायोप्लास्ट नाम रख दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑल्टमन ने कहा था बायोप्लास्ट नाम रख दो, लेकिन इनकी नहीं चली। फिर ये जो कोलिकर है ना, जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, इन्होंने कहा इसका नाम सैक्रोसोम रख दो। क्या रख दो, सैक्रोसोम्स, हिंदी में बोलेंगे सैक्रोसोम्स, इसका नाम सैक्रोसोम्स लिख दो। लेकिन किसी की भी नहीं चली। लास्ट में आए बेटा बेंडा नाम के साइंटिस्ट। कौन से, बेंडा नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा तुम सब चुप रहो, इसका नाम हम क्या रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन रखेंगे, इसका नाम हम माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे, इसको हम हिंदी में सूत्रकणिका बोलेंगे। आगे बात समझ में, तो मैम हम कौन कौन से वैज्ञानिक के नाम याद करें। देखो वैसे तो आपको सारे याद करने हैं, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे लीवर सेल से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने अलग किया था, है ना, आपसे पूछ सकता है प्लांट सेल में किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन सारे ना याद रखने हैं तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमन और फ्लेमिंग ने की थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सीवी बेंडा ने दिया था। सिर्फ बेंडा याद कर लो आप, बेंडा ने इसका नाम दिया था। कर लोगे याद, यस और नो, कर लोगे, जी हाँ मैम कर लेंगे। तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा गया था, एक आधा नाम और भी दिया गया था, फिला नाम दिया गया था, ये सब छोड़ो, आपको नहीं याद करना है। तो ये होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कहो मैम मुझे माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दो, चलो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाते हैं, सारा पढ़ाया है वो सारा यहां पे आ जाएगा। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखो। माइटोकॉन्ड्रिया पे दो झिल्लियां होती हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था, इनर वाली मेम्ब्रेन, आउटर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम होता है, जी हाँ मैम 70S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है गोल, ये देखो गोल दिखा रखा है, जी हाँ मैम। माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए को एमडीएनए भी कहा जाता है, हाँ जी आप याद रखना। यहां पे लिखा हुआ है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स। आ गई थी चलते चलते, ऑटोमेटिकली सब स्टॉप हो गया था, फिर वापस से मैंने की चेंज करवा के क्लास लगवाई है। ठीक है, अभी चल गई होगी क्लास, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के बाद आपसे माइटोकॉन्ड्रिया में पूछ ले कौन से टाइप का राइबोसोम होता है, कौन से टाइप का डीएनए होता है कि नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन कितनी होती है, क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, कौन से सेल में होता है, कौन सी में नहीं होता है, ये सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल का कंपोनेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला हमें पढ़ना है किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला लिखना है हमको राइबोसोम, जिसको हिंदी में भी हम राइबोसोम ही कहते हैं। तो लिखिए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट क्लास चल रहा है बेटा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास चलने में। अगला माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट लिखना है आपको सेल कंपोनेंट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स लिख लो, एस लगा दो, बहुत सारे होते हैं राइबोसोम्स, तो लिखिए राइबोसोम्स। बच्चों एग्जामिनर जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है ना, ठीक वैसे ही हमें राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। क्या होता है राइबोसोम, कौन सी सेल में होता है, कौन सी सेल में नहीं होता है, क्या काम करता है राइबोसोम, है ना, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आओ जरा
पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, राइबोसोम शब्द का मतलब क्या होता है वो समझो बच्चों। बच्चों राइबो शब्द का मतलब हमेशा आरएनए होता है। याद है ना आरएनए की फुल फॉर्म क्या थी, याद होगा। और सोम शब्द का मतलब हमेशा होता है ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण, छोटे छोटे कण। हमारी सेल्स में ऐसे छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कण होते हैं, इन्हीं कणों को हम राइबोसोम्स कहते हैं, इन्हीं को हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहला आपको लिखना है कि ये राइबोसोम्स जो होते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी। यहां पर सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम याद करना है हमें, पेलाडे। पेलाडे ने ही इसकी खोज की थी। पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। और पता है पेलाडे जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा जब मैंने इतनी बड़ी खोज की है तो क्या करें हम, तो हम इसका नाम मैं अपने नाम पे रखना चाहता हूं। तो इन्होंने रख दिया पहले नाम राइबोसोम का पेलाडे ग्रेन्यूल्स। पहले क्या नाम रखा, पेलाडे ग्रेन्यूल्स नाम रखा, कि पेलाडे के नाम पे पेलाडे के कण लिख देते हैं। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके इन्होंने ही इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, राइबोसोम्स कर दिया था। पहले ये नाम रखा, उसके बाद इसी का नाम चेंज करके नया टर्म दे दिया, राइबोसोम नाम दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। क्लास चल रही है बेटा, चल रही है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्लास चलने में। तो राइबोसोम्स की खोज पेलाडे ने की थी। राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, तो नेक्स्ट लिखो, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। ये किसके बने हुए होते हैं बेटा, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब आप मुझे बता दो कि जहां पर आरएनए होता है तो आरएनए का काम क्या होता है। अब आप मुझे बताओगे, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आरएनए क्या काम करता है, बहुत अच्छे से लिखवाया था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार वापस एग्जिट करके एंटर कर ले, क्लास चल रही है प्रॉपर, क्लास बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। बच्चों ये जितने भी आप सेल के हिस्से पढ़ रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, आप जानते हैं इनमें सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग है, कोशिका का अंग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, या राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। ठीक है, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट आपको याद रखना है, राइबोसोम के ऊपर एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है बेटा, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया राइबोसोम के ऊपर एक भी झिल्ली नहीं होती है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोशिका का कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसको बोलते हैं बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग बिना झिल्ली वाला होता है बेटा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जल्दी बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिलता है क्या? और अगर मैं आपसे पूछूं यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिलता है क्या, तो बच्चों आप याद करो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होता है, पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। बस फर्क क्या होता है बच्चों, फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का होता है, 80S प्रकार का होता है। अब बच्चों तुम ध्यान से सुनो मेरी एक बात, इस संसार में दो ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो आप खुद सोचो, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है यूकैरियोटिक में भी है, इसका मतलब मैम ये तो सारे टाइप की सेल्स में होता है, बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, कवक की कोशिका में, शैवाल की कोशिका में। जी हाँ,
इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। यूनिवर्सल कंपोनेंट का मतलब होता है सार्वत्रिक पाया जाने वाला कोशिकांग। ये सारे टाइप की सेल्स में होता है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिख दो, ये यूनिवर्सल सेल कंपोनेंट होता है या यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली होता है। हिंदी में लिखना, सार्वत्रिक पाए जाने वाला कोशिकांग। सार्वत्रिक का मतलब हो गया सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला, सार्वत्रिक प्रकार का कोशिकांग है। बस आपको यह याद रखना है कि वो बात अलग है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये अलग प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये अलग प्रकार का होता है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये यूनिवर्सल कंपोनेंट है, इसका मतलब होता है बच्चों याद रखना, राइबोसोम बैक्टीरियल सेल में भी होता है। क्यों होता है बैक्टीरियल सेल में? क्योंकि मैम बैक्टीरिया में कौन से प्रकार की कोशिका होती है? बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, तो बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है एक बैक्टीरिया की सेल में 1000 से भी राइबोसोम ज्यादा हो सकते हैं। बस आपको यह लिखना है, ये बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उपस्थित होता है। प्लांट, एनिमल, एल्गी है ना, फंगस, इनकी सेल्स में भी होता है, क्योंकि इन सब में यूकैरियोटिक सेल होती है, इन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना। बात आई समझ में? अब बात करते हैं बच्चा, राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अभी आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी, पहले समझ लो, बाद में आपको लिखवाएंगे। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। पहला जो राइबोसोम होता है उसको बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं 80S टाइप का राइबोसोम। पढ़ने वाली चीज यह है कि मैम यहां पर एस का मतलब क्या होता है? बेटा यहां पे एस का मतलब 2 होते हैं। इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या मतलब होता है? स्वेडबर्ग। हिंदी में सेम नाम है स्वेडबर्ग। बेटा स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S, 80S। अब दूसरी इस एस का मतलब मैं सिर्फ समझा रही हूं, आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आता है। दूसरी एस, इसी एस का दूसरा मीनिंग होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किस राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में कितना जल्दी, किस आरपीएम पे हम रखें, कितने आरपीएम पे रखें कि वो जल्दी आइसोलेट हो जाए। खैर ये सब छोड़ो, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या मतलब होता है? स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 70S और 80S को बताया था। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं 70S राइबोसोम किस किस में होता है, तो फटाक से आप लोग पढ़ाओ, आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, आप मुझे पढ़ाओ। अब अभी तो पढ़ाया मैंने, 70S राइबोसोम किस में होता है? बैक्टीरियल सेल में। जितने भी इस यूनिवर्स में, संसार में जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की कोशिकाओं में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो बात अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 70S टाइप के होते हैं। अरे ये चीज पढ़ाई थी ना मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने बहुत सारे काम खुद से कर लेता है ना। अब यहां पे आओ, 80S राइबोसोम किस में होता है? कोई भी प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, उसके अंदर राइबोसोम कौन से प्रकार का होगा? 80S प्रकार का होगा। अगर आपसे पूछ ले और कहां कहां होता है? एल्गी शेल, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। जितने भी सारे शैवाल होते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, शैवालों की कोशिकाओं के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जितनी भी फंगी सेल होती हैं, फंगी का मतलब होता है कवक, कवक की कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और अगला लिख दो, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल। एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, जंतु कोशिका या मनुष्य की कोशिका में भी कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का, है ना। लेकिन ये याद रखना, हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि स्वेड एस का मतलब क्या है? ये कौन कौन सी सेल्स में होता है, किसकी सेल में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है? शायद आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो बच्चों अब सुनो,
ये जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है ना, इसकी भी आगे 2 सब यूनिट होती हैं और 80S की भी आगे 2 सब यूनिट होती हैं। ठीक है, सुनो, क्या 70S जो टाइप का राइबोसोम होता है उसको आगे 2 उप इकाइयों में बांटते हैं, 2 सब यूनिट्स में, उप इकाइयों में बांटा जाता है। कौन कौन सी उप इकाई? तो बेटा एक होती है 50S और एक होती है 30S। अब आप में से कुछ होशियार बच्चे आएंगे, वो कहेंगे मैं 50 + 30 तो 80 होता है। बेटा यहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है तुम्हें, ठीक है, ये बायोलॉजी है। दूसरा, जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है उसको भी आगे 2 सब यूनिट्स में बांटा जाता है, 2 उप इकाइयों में बांटा जाता है। कौन कौन सी उप इकाइयों में? 60S एंड 40S। फिर आप में से कुछ आएंगे, क्या बोलेंगे, मैम ये तो 90 होता है, ये तो 90 होता है। अरे भाई 90 नहीं होता, जोड़ना नहीं है, तो मैं यहां पे जोड़ घटाना नहीं चल रहा, ये बायोलॉजी है। अब मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? चलो ये बताओ कि 50 और 30 में बड़ा कौन है? 50 है ना? तो इसको बोलते हैं 70S की लार्जर यूनिट। लार्जर का मतलब क्या है? ये बड़ी वाली इकाई है। और ये वाली कौन सी है? ये स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर का मतलब ये छोटी इकाई है। ठीक ऐसे ही इनमें बड़ा कौन है? 60। तो इसको क्या बोलेंगे? लार्जर, ये बड़ा है। और ये कौन सा है? स्मॉलर, छोटा। अब मैम एग्जाम के क्वेश्चंस बताओ, एग्जाम में कैसे मिलेंगे, ये सब छोड़ो आप। तो सुनो बच्चों, एग्जामिनर कहेगा 70S की बड़ी वाली इकाई कितनी होती है, तो आपको बोलना है 50S। आपसे पूछेगा 70S की छोटी वाली इकाई कितनी होती है? 30S। या पूछेगा 70S की 2 सब यूनिट कौन कौन सी हैं, तो 50 + 30 है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 80S टाइप की जो राइबोसोम होती है उसकी बड़ी वाली यूनिट क्या होती है? 60S। और छोटी वाली कौन सी होती है? 40S। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हो मैम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो 70S प्रकार का राइबोसोम है उसकी बड़ी वाली यूनिट 50 होगी, छोटी वाली 30 होगी। जी हाँ, और हमारी सेल्स में जो राइबोसोम होता है उसकी बड़ी वाली कौन सी होगी? 60। और नीचे वाली कौन सी होगी? छोटी वाली होगी 40। ठीक है, छोटी होगी है। ठीक है बच्चों, तो आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। आपको जोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी हाँ मैम। अब बात ये आती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा राइबोसोम होता है, इनमें से 70S होता है। तो एक तो राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर मैम दूसरा आप मुझे बता सकते हो कि मैम राइबोसोम कहां कहां होता है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि राइबोसोम सेल के अंदर कहां कहां हो सकता है, तो एक तो आप लिख सकते हो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। जी हां मैम, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं राइबोसोम। और दूसरा आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा साइटोप्लाज्म में भी क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, वो द्रव्य जो कोशिका के अंदर है। और इसके साथ अगला आपको याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER लिख दो अभी, इसके बाद अगला यही पढ़ाना है हमें। फिलहाल लिख दो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है आ जाएगा आज की क्लास में, बस पहले आप ऐसे लिख के छोड़ दो बेटा। ये 3 ऐसी जगह हैं सेल के पास जिनके पास राइबोसोम होता है, लेकिन याद रखना इसके पास 70S है, बाकी इन दोनों के पास कौन सा है? इन दोनों के पास 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब तो क्लास सही चल रही है बेटा, कौशिक राज, ठीक है। आगे बात समझ में? ये कौन है? ये खुशबू क्या बोल रही है बेटा? मेरे हाथ में है क्या ये प्रॉब्लम? क्या कह रही हो? आपकी क्लास में प्रॉब्लम आती है बेटा? वो सब टीचर्स की क्लास में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोई नहीं रुकी, या तो क्लास एकदम सही चल रही है। कौन कह रहा है ये रुक गई क्लास? क्या मुझे सामने सिस्टम पे दिखता नहीं है क्लास रुकती है तो? हाँ, कौन कह रहा है ये?
छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है बेटा, टीचर क्लास में खड़ा है पेन लेके, उसे तो पढ़ाना ही है ना, मुझे तो पढ़ाना ही है भाई, पढ़ाऊंगी तभी तो बैच फिनिश होगा। कैसी बातें करते हो मैम, आपकी क्लास में प्रॉब्लम आती है तो बेटा तुम मेरी क्लास मत करो, इतना ही ऑप्शन है, फिर यही ऑप्शन है। वैसे मेरी क्लास में कब प्रॉब्लम आई, सोमवार को बड़ी अच्छे से क्लास चली, मंगलवार को बड़े अच्छे से क्लास चली, आज बुधवार को सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करवा दिया मैंने तुरंत टेक्निकल टीम को फोन करके। अब इसमें क्या हो गया, मेरे हाथ की बात है क्या, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम को, मैं तो खुद चाहती हूँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं मेरी क्लास में, लेकिन कभी आ जाती है तो क्या कर सकता है टीचर है। बेटा मैं बहुत डेडिकेटेड टीचर हूं, मैं आप लोगों से ये प्रॉब्लम सुनने नहीं आई हूं, ठीक है। मैं एक बार जब क्लास में आ गई तो मैं चाहती हूँ बस पढ़ा के अच्छे से कंटेंट दे के ही मैं क्लास से बाहर निकलूं, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती हैं उनको रोक पाना। चलो आओ, तो राइबोसोम्स कहां कहां होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इतनी बात आपने याद कर ली। अब बात आती है मैम राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम करता क्या है, इसको कहते क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। बेटा राइबोसोम का काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाना, इसका काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन मेकिंग प्लस प्रोटीन सिंथेसिस, इनमें से कोई भी शब्द आपको आ जाए तो आपको राइबोसोम करके आना है। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूं, जब भी एग्जाम में आए राइबोसोम का काम या राइबोसोम के बारे में हमेशा ऑप्शन में प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना और उसको एक्टिव करना, उसको अपनी जगह पहुंचाना, उसका संश्लेषण करना। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम राइबोसोम ही प्रोटीन क्यों बनाता है, राइबोसोम ही प्रोटीन क्यों बनाता है, तो ये देखो मैम ने अभी तो बताया था राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं, आरएनए के। राइबोसोम के पास आरएनए है, और कल की क्लास जरा याद करो, हमने कहा था आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, मैंने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में, क्या कहलाता है बताओ जरा। मैम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, उसको अनुवादन कहते हैं। तो बच्चों राइबोसोम सेल की वो जगह है जो प्रोटीन बनाती है, इसीलिए इसका राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। जैसे बच्चों थोड़ी देर पहले पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी बनाना और उसको स्टोर करना, ऊर्जा बनाना और उसका संग्रहण करना। ठीक ऐसे ही ये वो फैक्ट्री है जो सेल के अंदर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं बच्चा सेल की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना और उसको स्टोर करना, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना बच्चा। ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है, जैसे प्लास्टिक फैक्ट्री होती है, वहां पे प्लास्टिक बनता है, जहां प्रोटीन बनेगा तो वो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो ये कौन सी फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में, है ना। अब मैम फोटो दिखाओ, अब मैंने इतना पढ़ाया ना, अब डायग्राम दिखाऊंगी, आप तुरंत बताओगे। चलो आओ जरा एक फोटो दिखाती हूं, ये रहा राइबोसोम, देखो ये रहा राइबोसोम। अब इस राइबोसोम में देखो बेटा, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, अभी पढ़ाया मैंने, है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको दिखा रखा है राइबोसोम स्मॉल यूनिट। स्मॉल का मतलब ये छोटी वाली इकाई होगी। अब अगर ये राइबोसोम 70S प्रकार का है तो इसकी छोटी वाली कौन सी है, ये 30, और ये वाली कौन सी है, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, बड़ी वाली इकाई है। तो अगर ये 70S है तो इसकी बड़ी वाली इकाई क्या हो जाएगी, 50S हो जाएगी। और अगर मैम ये वाला राइबोसोम 80S प्रकार का है तो बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, 60, और छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, 40। तो ऐसे होते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम में बेटा
ग्रेन्यूल होता है, छोटा सा कण होता है। यहां पे दिखा रखा है अमीनो एसिड। मैम यहां पे अमीनो अम्ल क्यों लिखा हुआ है? तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूं क्या बेटा, कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे छोटी छोटी बूंदी होती हैं, उनको आप जोड़ते हो तो एक लड्डू बन जाता है। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे अमीनो एसिड होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे अमीनो एसिड है ना, तो ये अमीनो एसिड जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसको क्या बोलोगे आप? प्रोटीन बोलोगे। क्या बोलोगे आप? प्रोटीन बोलोगे। तो इसीलिए यहां पे अमीनो एसिड लिखा हुआ है बच्चों। तो आज के बाद अपने नोट्स में लिख लेना, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, इसलिए यहां पर अमीनो एसिड लिखा हुआ है। ठीक है? हाँ जी मैम ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये प्रोटीन की बड़ी वाली इकाई, सॉरी राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई है, ये छोटी वाली है। और ये बीच में देखो आपको एक क्या जुड़ा हुआ, एक तार सा दिख रहा है। ये तार सा दिख रहा है, पता है ये क्या होता है? ये mRNA होता है। राइबोसोम की दो इकाइयां आपस में कौन से आरएनए की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं? mRNA की हेल्प से। अब मुझे कमेंट करके बताओ mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, और मैं आपको ये यहां पर नोट्स में बनाकर बता देती हूं। ठीक ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा अपने नोट्स में। ये राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई है, ये राइबोसोम की छोटी वाली इकाई है, और दोनों इकाइयां ऐसे एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं, एक आरएनए से जुड़ी हुई होती हैं, और इस आरएनए को बोलते हैं mRNA। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम की दो इकाई कौन से आरएनए की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपका वहां पर आंसर होगा mRNA की सहायता से जुड़ी हुई होती है। mRNA की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। तो राइबोसोम की दो इकाइयों को जोड़ने वाला आरएनए कौन सा होता है? mRNA। ऐसे ये पहला राइबोसोम है, फिर हमारी सेल में दूसरा राइबोसोम हो गया ऐसे, वो भी किसकी सहायता से जुड़ा हुआ होगा? mRNA की सहायता से। तो इस फोटो में ये जो दिखा रखा है ना बेटा, दोनों इकाइयों को जोड़ने वाला, ये कौन है? देखो आप इस फोटो से भी समझ सकते हो, ये भी आरएनए आपका राइबोसोम का ही डायग्राम है। देखो ये बड़ी वाली इकाई, ये छोटी वाली इकाई, और ये किसकी सहायता से जुड़ी हुई है? ये वाला, ये होता है mRNA। ये क्या होता है? mRNA होता है बच्चों। ये छोटी वाली इकाई होती है राइबोसोम की, ये बड़ी वाली इकाई होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई? तो राइबोसोम्स के बारे में क्या क्या पढ़ाया हमने? राइबोसोम सेल के अंदर सबसे छोटा होता है, इसकी खोज पेलाडे ने की थी, इसका नाम भी पेलाडे ने रखा था। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमेशा 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में हमेशा 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि साइटोप्लाज्म और जो हमारा क्या आप बताओगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। 70S को आगे 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हो, और 80S को भी आगे आप चलकर 2 यूनिट में डिवाइड करते हो। राइबोसोम्स के ऊपर रहती है बड़ी वाली यूनिट, नीचे रहती है छोटी वाली यूनिट, और इनको जोड़ता कौन है? mRNA। राइबोसोम की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए प्लस प्रोटीन, या आरएनए प्लस प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो राइबोसोम के पास आरएनए है, तो ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन बनाता है। तो हमारी सेल्स का वो हिस्सा जहां पे प्रोटीन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है सेल के कौन से हिस्से को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? ये वो फैक्ट्री होती है जहां पर क्या? जहां पर
प्रोटीन बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज द साइट फॉर प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यह वो जगह है जिसके ऊपर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, और ऐसा होता है राइबोसोम। आज के बाद कोई आपसे पूछे ये किसका डायग्राम है, ये क्या है, तो आपको बताना है ये राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई है, ये छोटी वाली है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड, तो ऐसे अमीनो एसिड बनते हैं बहुत सारे, फिर जाकर एक बड़ा सा प्रोटीन बनता है। और राइबोसोम में हमेशा ऊपर बड़ी वाली इकाई होती है, नीचे छोटी वाली इकाई होती है। दो राइबोसोम किसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं, mRNA की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। बस ये देखो कौन है ये, प्रदन्य। क्या पूछ रहे, राइबोसोम कहां होता है ह्यूमन बॉडी में। बेटा तुम आज नए आए हो क्या इस क्लास में, हाँ? आप बताइए जरा प्रदन्य को कि राइबोसोम कहां होता है हमारे बॉडी में है। बेटा हमारी सेल्स में होता है। वो सेल्स में कहां होता है तो पढ़ा तो दिया, 3 जगह होता है। कहां थे बेटा तुम इतने दिन, हाँ? ये तो वो बात होगी, सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछते सीता किसके बाप थी, हाँ? कैसे काम चलेगा बेटा, कैसे काम चलेगा ऐसे पढ़ाई करोगे तो राइबोसोम समझ में आ गया जी, हाँ मैम। अब हम अगला पढ़ेंगे, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो लिखो नेक्स्ट कंपोनेंट। आप लोग नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो तो न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, इसको नंबरिंग करते जाना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अब हम अगला नेक्स्ट कंपोनेंट सेल का लिखेंगे, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो हमारा क्या क्या बचा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आज खत्म कर लेंगे हम, अंतःप्रद्रवी जालिका हम खत्म कर लेंगे। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, माइक्रोबॉडीज। फिर परसों पढ़ाऊंगी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड वाला। परसों खत्म हो जाएगा अपना ये, बस सेल डिवीजन बचेगा, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका, और हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। ER का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखो बच्चा, इस शब्द को तोड़ते हैं हम। देखो एंडो शब्द का मतलब हमेशा अंदर होता है, इनसाइड, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। और रेटिक्यूलम शब्द का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जाल। जैसे होता है ना बिजली के तारों का नेटवर्क है ना, वायर्स का नेटवर्क है। ठीक ऐसे ही सुनो बच्चों, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है, उसी जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी झिल्लियों से बना हुआ एक जंजाल होता है, एक जाल होता है, उसी जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। जैसे इस फोटो में देखो, आपको बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल दिखेगा। अरे दिख रहा है जाल, ये देखो जाल, ये देखो, ये देखो मेम्ब्रेन, ये देखो झिल्लियां, ये बहुत सारी झिल्ली पड़ी हैं बेटा। और इन्हीं झिल्लियों के जाल को हम क्या बोलते हैं, तो देखो दिखा रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो जरा लिखिए इसकी परिभाषा, क्या लिखोगे। मैम पागल हो गया, गोपाल कुमार आप मुझे पागल बोल रहे हैं क्या, हाँ? चलिए लिखिए, तो लिखिए, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ नेटवर्क इनसाइड द सेल। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स inside the cell, inside the cell। यह झिल्लियों से बना हुआ जाल है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। लिखो, यह बहुत सारी झिल्लियों से, ऐसे लिख दो,
बहुत सारी झिल्लियों से बना हुआ एक जाल है, बहुत सारी झिल्लियों से बना हुआ जाल है, बना हुआ जाल है, जंजाल है, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये अंदर पाया जाता है। बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जंजाल होता है, एक जाल होता है, उसी को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसी को आप अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। हाँ, आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे, इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी डिस्कवरी के लिए आपको एक ही साइंटिस्ट का नाम लिखवाऊंगी मैं, वही आपको याद करना है, पोर्टर। इन लोगों के नाम कितने अच्छे होते हैं ना, इंग्लिश साइंटिस्ट है ये सारे, इसलिए नाम अच्छे हैं। हमारे भारतीय होते तो क्या क्या नाम होते बेटा? हाँ, राम स्वरूप, राम गोपाल, विष्णुदास, सियाराम, ऐसे नाम होते। ठीक है, आगे बात समझ में? इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने। बहुत सारी देखो मैं आपको फोटो दिखा दिखा के समझा रही हूँ साथ में, तो शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बात ये आती है बेटा, ये होता कहाँ है? जैसे राइबोसोम कहाँ था, बताया था ना मैंने, ऐसे ही आपको बताना है कि मैम क्या ये सब आप में भी है? भाई क्यों नहीं होगा, मैं भी तो इंसान हूं। तुम लोग क्या खा के आए हो आज क्लास में? चलो सुनो, कहां होता है ये? तो लिखिए इट इज प्रेजेंट। देखो पहले मैं आपको समझाती हूं कहां होता है। आओ यहां पे इस फोटो में समझो बच्चों, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है, केंद्रक है, ये साफ साफ दिख रहा होगा फोटो में, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ऐसे मान लो ये आपकी पूरी सेल है, क्योंकि सेल के बीचों बीच तो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। और सेल के बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है, आप ठीक से देखो, ये केंद्रक की झिल्ली है, ये कोशिका की झिल्ली है, और इसके बीच में ये बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, अब अपने नोट्स में फुल लिखना है, ठीक है। चलो लिखो, इसकी लोकेशन कहां होती है, ये साइट जगह कहां होती है, किस जगह पाया जाता है? तो लिख दो किस जगह होगा ये? बिटवीन, ये बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखो, यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, एनडीएस सीडीएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है आपकी क्लास में? इतनी बार यहां से क्वेश्चन आता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसके बीच में पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है बेटा, के बीच में पाया जाता है। कहां मिलेगा? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले हिस्से में ये पड़ा रहता है आपकी सेल के अंदर। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। त्रिलोक कुमार कह रहे हिंदी बोलो। बेटा साइट को जगह बोलते हैं, डिस्कवरी को खोज बोलते हैं, पोर्टर को हिंदी में पोर्टर बोलते हैं, इस लाइन को हिंदी में ये बोलते हैं, इस लाइन को हिंदी में ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। इससे ज्यादा तो मैं आपको हिंदी की क्लास ही पढ़ा चुकी हूं, है ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? जी हाँ मैम आ गई। तो ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? अरे बताओ क्या लिखूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या?
और यूकैरियोटिक सेल में होता है या नहीं होता? अरे साफ साफ लिखवाया था जब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल करवा रही थी। मैंने हिंदी में बताया था आपको बहुत साफ भाषा में कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमेशा और हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा और हमेशा पाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप कहोगे यस मैम। क्यों? क्योंकि हम लोगों में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, है ना? आगे बस समझ में। तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या बोलना है? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है भाई, बैक्टीरिया के सेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, यूकैरियोटिक सेल में हमेशा होता है। अब बात ये आती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं इसको, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? RER पहला, दूसरा SER। अब इनका मीनिंग क्या होता है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 2 क्लास के बाद आपके ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाएंगे, फिर 2 क्लास में सेल डिवीजन चलेगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है ये चैप्टर। अब क्वेश्चन से इतने आते हैं एग्जाम में, पढ़ाना पड़ेगा इतने डिटेल में। क्या छोड़ दूं मैं, क्या छोड़ दूं मैं, आप बताओ मुझे, है क्या छोड़ दूं मैं? नहीं छोड़ सकती बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग एग्जाम देके आओ, बाहर आके मुझे ब्लेम करो कि मैम ने बस इतना इतना पढ़ाया, बहुत डीपली क्वेश्चन आ गया। कुछ कुछ चैप्टर आपको बेटा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती उसमें। आपको मैम इतना क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं, क्या करूं मैं? अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, यहां से पूछता है कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है। अब ना पढ़ाऊं तो कैसे काम चले, मुझे ये बताओ, है ना? इसलिए मैं ये चैप्टर अपने हिसाब से डिटेल में पढ़ाऊंगी। 4 या 5 क्लास और लगेंगी इसको पढ़ाने में, लेकिन जिस दिन आप ये चैप्टर मेरी क्लासेस से कवर करके इस धरती के ऊपर कोई भी पब्लिकेशन की किताब खरीद लेना तुम, मैं नहीं कहती मेरी किताब, अरे मेरे में तो इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतना अच्छा कंटेंट देती हूं इस धरती पे, तुम किसी भी टीचर की किसी पब्लिकेशन की किताब खरीद के क्वेश्चंस लगा लेना बेटा, 100 में से 99 क्वेश्चन सही करोगे। अब एक मैम 100 में से 100 क्यों नहीं बेटा? 100 में से 100 तो कुछ होता ही नहीं है। साइंस 100% तो किसी चीज को मानती ही नहीं है ना? आज तुम मेरे को पागल बोल लो, तुम मेरे को सटकी हुई औरत बोल लो, कुछ भी बोल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो अलग, और अगर तुम्हें एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर चाहिए एग्जाम में, तो बेटा तुम्हें मेरे कंटेंट की इज्जत उस दिन होगी जिस दिन तुम पेपर दे के आओगे। उस दिन तुम मेरी इज्जत पक्का करोगे। आज तो मुझे कुछ भी बोल लो, चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे आज से उल्टे बुल्टे बच्चे जो गालियां देख के चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे आके मेहनत करती हूँ, उन बच्चों के लिए पढ़ाती हूँ जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में से 6 सही करके आऊंगा एग्जाम में। ग्रुप डी में साइंस 25 नंबर की आती है, उसमें से 8 से 10 नंबर बायोलॉजी आता है, पता है आपको? एनटीपीसी में 7 से 8 क्वेश्चन बायो के आते हैं। एसएससी सीजीएल में 2 से 3 क्वेश्चन बायो के आते हैं, है ना? एनडीए सीडीएस में तो भर भर के बायोलॉजी केमिस्ट्री आता है। तो मैं उन बच्चों के लिए आती हूँ बेटा पढ़ाने, है ना? ठीक है? तो बाकी आप मुझे कुछ भी गलत बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप इज्जत करोगे, अपने आप आपको मेरे से प्यार हो जाएगा जिस दिन आप पेपर दे के आओगे, जिस दिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे। कोई भी किताब खरीदो यार, कुछ टीचर बोलते हैं मेरी किताब से खरीदना, वहां से प्रैक्टिस करना। नो, आप कोई किताब खरीदो मार्केट की और मेरे से पढ़ के वहां से क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है? चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, खत्म कर लेंगे इस चैप्टर में। एक दिन किसी दिन मैराथन क्लास रख लेंगे, खत्म कर लेंगे बाकी। ठीक है बच्चों?